जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैट्रियट प्रवीण में। तो दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा है वो नज़दीक आ रही है और आप सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सीटेट की परीक्षा को कैसे पहले प्रयास में ही पास किया जाए। आप चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जो सीडीपी है, जो प्रश्न हैं वो बहुत कठिन है, क्या हम इसे पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इस परीक्षा को पहले प्रयास में पास किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है और विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो कार्यरत हैं। तो आप भी इसे पहले प्रयास में पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके टिप्स हम देखते जाते हैं कि कैसे इस परीक्षा को हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इस परीक्षा को हम पास कर सकते हैं आसानी से। देखिए दोस्तों, पहले तो इस जो परीक्षा जो होती है उसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको मालूम होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट से आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और ठीक इसी प्रकार से आपके पेडागॉगी से 75 क्वेश्चन होते हैं। तो हमको जो फोकस करना है ना, वो पेडागॉगी पे फोकस करना है। कुल मिला के हमको इस पेडागॉगी पे फोकस करना है क्योंकि 75 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 70 क्वेश्चन आपके हल हो जाएं। ठीक है, आप कहेंगे ये तो बहुत कठिन चीज़ है, 70 क्वेश्चन कैसे हल होंगे। तो वही ट्रिक्स और टिप्स हम जो आपको सॉल्व बता रहे हैं इस समय, उसी से आप ये 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो टिप है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जितना ही अधिक आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी समझ जो है वो अच्छी बनती जाएगी और यकीन मानिए जैसे ही एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझको आ रहा है, मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना प्रीवियस वाले, वो किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में आते हैं। केवल उनका थोड़ा सा पैटर्न बदला होता है और बाकी आपके सारे क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते होते हैं। एक कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वार। जितना ही आप यहाँ पे मेहनत करेंगे, पीस में मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उतनी ही आसानी से आप उस परीक्षा को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टिप नंबर 1 यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा टिप क्या है, देखिए दूसरा टिप है टैग वर्ड्स। ठीक है, इसको समझना क्या है कि कुछ प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ एक निश्चित वर्ड होते हैं, निर्धारित वर्ड होते हैं। उस वर्ड को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड्स में बांट सकते हैं, दूसरा निगेटिव वर्ड्स में बांट सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, ये हर एक क्वेश्चन में दिए होते हैं। जब पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन में 3 निगेटिव होते हैं तो एक पॉजिटिव आपको ढूंढना होता है, और 3 अगर आपके पॉजिटिव होते हैं तो एक निगेटिव ढूंढना होता है जिसमें नहीं का ऑप्शन होता है। इसको आसानी से समझने के लिए एक प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि एक कक्षा शिक्षण की किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, एक कक्षा शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, इसमें 4 पॉइंट है, यानी कि 4 ऑप्शन है। देखिए कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। जिसमें अध्यापक रटने पर जोर देते हों, शिक्षक केंद्रित हो, अनुशासित हो, या फिर चौथा वाला ऑप्शन सीखने हेतु प्रोत्साहित करने वाली। तो देखिए, जो पहले जो 3 ऑप्शन है ना, वो आपके निगेटिव हैं। कैसे निगेटिव है कि इसमें शिक्षक रटने पर जोर दे रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो शिक्षण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। और अनुशासन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन से बच्चे डर भी सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे अनुशासित हैं तो वो सीख ही रही हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें, चौथे ऑप्शन में देखिए 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक है सीखना और अगला है आपका प्रोत्साहित करना। यानी कि आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव वर्ड हैं, सीखना और प्रोत्साहित करना, इसलिए आंसर आपका ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 3 आपके यहाँ पे निगेटिव है और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। अगर 3 निगेटिव हैं तो एक पॉजिटिव उसमें पक्का होगा, अगर 3 पॉजिटिव हैं तो एक निगेटिव पक्का होगा, 3 निगेटिव हैं तो एक पॉजिटिव होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हीं वर्ड को कहते हैं, कुछ निर्धारित वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं टैग वर्ड्स। आइए एक नज़र उन पे डाल लेते हैं, टैग वर्ड्स क्या है। पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, प्रोत्साहन देना, जिसमें भी
प्रोत्साहन देने की बात होगी। जिस प्रश्न में प्रोत्साहन, जिस ऑप्शन में प्रोत्साहन देने की बात होगी वो ऑप्शन पॉजिटिव में आएगा, वो गलत नहीं हो सकता। एक होता है प्रोत्साहन देना, इसका ठीक निगेटिव होता है, ठीक इसका उल्टा होता है सजा देना या दंड देना। तो अगर आपका प्रोत्साहन देने की बात है ये पॉजिटिविटी में जाएगा, और सजा देना या दंड देना वो निगेटिविटी में जाएगा। देखिए तो ऑप्शन देखते चलिए। गतिविधियों द्वारा सीखना, एक है आपका गतिविधियों द्वारा सीखना। जब गतिविधियों द्वारा सीखने की जोर दी जाएगी तो वो ऑप्शन आपको पॉजिटिव में आएगा, वो सही हो जाएगा। इसी के साथ ही सीखने पर जोर देना, रटने पर जोर देना क्या होता है, रटने पर जोर देने की हम बात करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और जब हम सीखने पे जोर देने की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ पे भी निगेटिविटी आ जाएगी, रटने की बात आ जाएगी, वो निगेटिविटी आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पॉजिटिविटी की बात आएगी, सीखने की बात आएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला पॉजिटिविटी क्या है, कारण का पता लगाना। इसका मतलब क्या होगा, कारण का पता लगाना। कैसे हम कारण का पता लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो लगातार अनुपस्थित हो रहा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, क्या उसको हम दंड देंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, या फिर हम वहाँ पे पता लगाएंगे कि वो किस कारण से नहीं आ रहा। जब दंड देने की बात होगी तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। जब कारण पता लगाने की बात होगी तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। फिर अगला है चर्चा विचार व्यक्त करने का अवसर देना, प्रजातंत्र। यानी कि बच्चों को खुल के, जिस ऑप्शन में होगा कि बच्चे खुल के अपनी बात को कह रहे हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है, वो पॉजिटिव में आएगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिज्ञासा, अगर बच्चे जिज्ञासु हैं, पूछते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, पेड़ कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि जो है चंद्रमा गोल क्यों है, सूरज गोल क्यों है, सूरज गर्म क्यों है, ये सारी चीज़ें जिज्ञासा में आती हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो पॉजिटिविटी में आएंगी। अगला जो शिक्षण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपका है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, शिक्षण का कौन सा माध्यम सही है, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित, तो आपकी पॉजिटिविटी में आ जाएगी बाल केंद्रित, और वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, यानी कि बच्चे जो त्रुटि करते हैं तो त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, तो अगर ऑप्शन में है त्रुटियां तो उसको निगेटिविटी में नहीं लेंगे, उसको लेंगे पॉजिटिविटी में कि बच्चे त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अगला है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग। लर्निंग बाई डूइंग यानी कि बच्चे करके सीखते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा और इसको भी हम सही मानेंगे। और लास्ट में है दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर ऑप्शन में है दैनिक जीवन से जोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ के देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिविटी में आएगा। तो ये सारे टैग वर्ड्स अगर ऑप्शन में आपके दिखें और पॉजिटिविटी वाला क्वेश्चन है, 3 निगेटिव हैं, एक ये पॉजिटिव ऐसी जैसी कोई चीज़ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन को सही कर देंगे और आपका वो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो 70+ आराम से आप आ जाएंगे। आपके 30 मिनट के अंदर ही 70+ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगला निगेटिव टैग वर्ड्स हम देख लेते हैं। जिस प्रश्न में सजा देना या दंड देने की बात होगी वो ऑप्शन वैसे सीधे सीधे गलत हो जाएगा। रटना याद करवाना जो होगा वो निगेटिविटी में आता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल मात्र, जैसे हम कहते हैं केवल और मात्र, केवल और मात्र की बात है कि बच्चा केवल हमारा जो है वो रट के सीखता है, केवल जो है वो ऑडियो विजुअल ऐड से सीख सकता है, किसी और से नहीं सीख सकता है। मात्र जो है उसको गिनती और पहाड़ा हमको सिखाना है, तो केवल और मात्र वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगर बच्चा क्लास में चुप रहता है, अनुशासित रहता है, इसका मतलब वो बच्चा सीख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। अगर प्रश्न में आ जाए कि जो शिक्षण है वो केवल पुस्तक केंद्रित है, पुस्तक में दी गई पाठ्य चर्चा के अनुसार ही कि उसको पढ़ाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है शिक्षक केंद्रित। शिक्षण जो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक को केंद्र में मानकर शिक्षण हमको करना है, शिक्षक को केंद्र में रखकर शिक्षण नहीं करना है। ये सारे वर्ड निगेटिविटी में आते हैं। अगर ये सारे 3 पॉजिटिव हैं और ये निगेटिव है तो सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा। अगला है निष्क्रियता, कि बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। जब भी क्लासरूम में बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका मतलब बच्चा सीख नहीं रहा है,
बच्चा सीख नहीं रहा है, इसका मतलब से वहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही है, और ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अगला है मूल्यांकन, ग्रेडिंग, अंकों पर जोर देना। जब हम ये कहते हैं कि हम परीक्षा किस लिए लेते हैं और प्रश्न में आ जाए कि हम जो एग्ज़ाम होता है वो किस लिए लेते हैं, मूल्यांकन करने के लिए, ये चीज़ वहीं पे तुरंत गलत हो जाता है। ये ऑप्शन मूल्यांकन करने के लिए नहीं लेते हैं, ग्रेडिंग करने के लिए नहीं लेते हैं, अंकों पर जोर देने के लिए नहीं लेते हैं, ना तो हम बच्चों को बांटने के लिए लेते हैं। हम बस एक चीज़ के लिए एग्ज़ाम लेते हैं कि बच्चा लर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी निगेटिविटी में आता है, एग्ज़ाम करना, प्रतिस्पर्धा करवाना, ये सारी चीज़ें। लैंगिक असमानता, जैसे हम एक ऑप्शन ले लें, लैंगिक असमानता क्या होती है? एक जो बच्चा है वो रो रहा है, उसके पिता कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, लड़के रोते नहीं हैं। तो यहाँ पे लैंगिक रूढ़ितावादियों को दर्शा रहा है, लैंगिक असमानता को दर्शा रहा है। या फिर हम ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, यानी कि लड़के जो होते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं, लड़कियाँ ही केवल खाना बनाती हैं। तो किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़ितावादियों को। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन आता है तो ये निगेटिव होता है और इसको हम तुरंत गलत कर देते हैं। अगला है व्याख्यान या व्याख्या करना। ये भी निगेटिविटी में आता है। जब छोटे बच्चों की बात होती है तो वहाँ बात होती है लर्निंग की, और लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग होती है एक्टिविटी से, या फिर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी के माध्यम से, या फिर होती है क्रिएटिविटी के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, दोनों के माध्यम से लर्निंग होती है। जहाँ पे केवल व्याख्या की बात होती है वो भी एक निगेटिव ऑप्शन में आता है और इस प्रकार से वो गलत हो जाता है। फिर अगला है माता पिता प्रधानाचार्य से शिकायत करना, यानी कि शिकायत जब भी आप करेंगे वो भी निगेटिविटी में आता है। और इस प्रकार से ये सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं निगेटिव में आते हैं। यानी कि 3 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, तो निगेटिव वाला सही हो जाएगा। अगला टिप क्या है? अगला टिप नंबर 3 है सैद्धांतिक सोच होनी चाहिए, जो व्यवहार में ना होता हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा परेशान कर रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे? उसको चुप कराने के लिए डांटेंगे। लेकिन यहाँ पे सैद्धांतिक सोच क्या कह रही है कि बच्चा डांटना नहीं है हमको, बच्चे को क्या करना है? डांटना नहीं है, उसको दंड नहीं देना, उसको मारना नहीं। जितना भी सिद्धांत में आप जा सकते हैं उस सिद्धांतिक बात को करिए। यानी कि बच्चे की गलती नहीं है, गलती आपकी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा फेल नहीं हो रहा है, आप फेल हो रहे हैं। किसी भी चीज़ में बच्चे को आप दंड दे रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि आप अध्यापक हैं या वह बच्चा आप ही हैं। अगर किसी बच्चे को दंड दे रहे हैं इसका मतलब आप अपने आप को दंड दे रहे हैं, वो ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाएगा। यदि किसी बच्चे की माता पिता से शिकायत कर रहे हैं तो यानी कि आप अपनी शिकायत अपने माता पिता से करवा रहे हैं, यानी कि वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जितना भी सैद्धांतिक सोच आप ले के चलेंगे वो ऑप्शन आपका उतना ही सही होने का चांस होता है। सैद्धांतिक सोच मतलब समझ रहे हैं कि दंड नहीं देना है, शिकायत नहीं करना है। बच्चा अगर फेल हो गया, बच्चे का अंक अगर कम आ गया तो ये बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। डांटना, दंड देना, शिकायत करना, बच्चे को फेल कर देना, उसको मारना, उसको पीटना, ये सारी चीज़ें सैद्धांतिक सोच में जाएंगी। यानी कि आप टीचर बनेंगे तो आप एक सैद्धांतिक सोच रखते हैं कि हम अगर आप बच्चा अगर फेल होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। यानी कि आप अध्यापक हैं और साथ ही में आपको ऐसा मान के चलना है कि आप ही वो बच्चा है जिसकी बात प्रश्न में हो रही है। जब ऐसा आप मान के चलेंगे तो आपका ऑप्शन सही होने का 99% चांस होता है कि आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चा फेल यानी कि आप फेल, बच्चे को आपने फेल किया, अंकों के आधार पे बांटा, यानी अपने आप को आपने बांट लिया। एग्जाम्पल देखते हैं, एक छात्र कक्षा में शोर मचाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आप उसकी माता पिता से शिकायत कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी शिकायत उसके माता पिता से कर रहे हैं। उससे दंड देंगे, याद नहीं कि आप अपने आप को दंड देंगे, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, अब यहाँ पे अपने आप को टीचर मानिए या फिर बच्चा मानिए कि आपका टीचर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, यही पॉजिटिव वाले में आएगा, ये आपका सही हो जाता है। अगले टिप देखते हैं, टिप नंबर 4, एलिमिनेशन मेथड कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? 4 ऑप्शन आपके पास होता है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा
उसी को आपको देखना होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका नहीं होगा। जैसे एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि निर्धारित पाठ्यक्रम की जब बात आएगी तो ये निगेटिविटी में आती है। इसको क्या कर देंगे हम, इसको एलिमिनेट कर देंगे। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आ जाए, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सीखने के प्रचुर मौके उपलब्ध कराना चाहिए। प्रचुर मौके, जब सीखने की बात हो जाएगी तो ये पॉजिटिविटी में आ जाएगी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दो हमने एलिमिनेट कर दिया। और चौथा देख लेते हैं, विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर बांटना। तो इसको भी अंकों के आधार पर बांटने की बात हो रही है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत कारगर होता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने प्रश्नों को एलिमिनेट कर दिया तो आपके 99% चांसेस होते हैं कि आपका जो प्रश्न होता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करके आपने गलत कर दिया, उसके बाद से दूसरा गलत कर दिया ऑप्शन, तीसरा गलत कर दिया यहाँ पर, और सी वाला ऑप्शन इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। तो चौथा टिप यही है कि आप ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से उसको पढ़िए। जितना आसान क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए कि ये क्वेश्चन आसान क्यों है, इतना इतना इसको आसान क्यों बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रिक फंसा हुआ है और आसान क्वेश्चन ही गलत होता है। तो आप उसको एक बार समझिए कि क्वेश्चन क्यों इतना आसान इसको बनाया गया है। जो आसान बनाया गया है उसको क्या करेंगे, आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से आपके 99% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला टिप क्या है, टिप नंबर 5वां है कि मॉक टेस्ट डेली 1 सेट आप करिए। जितना ही आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। कितने पानी से मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या आप 70 सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर 80 कर पा रहे हैं या 50 ही कर पा रहे हैं। अगर आपको एक डेली मॉक टेस्ट करेंगे और आपके जो टारगेट क्वेश्चंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं, आप जैसे के तहत 70 के 70 बने हुए हैं, 80 के 80 बने हुए हैं, इसका मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है आपके द्वारा। इसलिए डेली एक मॉक टेस्ट करिए और ज़रूर करिए, जिससे आप अपने जो स्कोरिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये 5 टिप फॉलो करिए और यकीन मानिए आप 99% चांस आपके बन जाते हैं कि आप जो सीटेट की परीक्षा है या टेट की परीक्षा, कोई भी परीक्षा है, अगर ये 5 टिप फॉलो करेंगे तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।